जस्सी का परदादा कट्टर सिख था। 1857 में जब फिरंगी के खिलाफ बगावत शुरू हुई, उसकी जवानी पूरे जोबन पर थी। आग की तरह गदर सारे देश में फैल गया। इलाके के सारे मनचले जर्नल का लोहा मानते थे। हर कोई उसके इशारे पर नाचता था। वह अगर कहे दिन तो दिन, वह अगर कहे रात तो रात। जर्नल चाहता तो डाक वाले सरकारी चिट्ठियां और हुंडियां लेकर उसके गांव में गुजर सकते, वह ना चाहता तो उन्हें लूट लिया जाता। गदर के वक्त उसने चुप्पी साध ली। अगर वह फिरंगी की मदद करता है तो अंग्रेज के पांव यहाँ जम जाते हैं। फिर पता नहीं कब तक ये विदेशी लूट कूट कर हिंदुस्तानियों को खाते रहें। और अगर विद्रोहियों का साथ देता है तो डमाडोल मुगल राज्य की जड़ें फिर मजबूत हो जाती है। समझा बात को? जस्सी का दादा कट्टर अकाली था। उसने कई बरस जेल में काटे थे। गुरु के बाग वाले मोर्चे में उसे पेड़ के तने से बांध नंगे बदन पर कोड़ों से पीटा गया था और वह गाता रहा था, साड़ा गुरु ते गुरु का बाग साड़ा। समझे इसका मतलब? ये पंजाबी भाषा है लेकिन। और फिर जब उसे पेड़ के तने से खोला गया, उसने आगे बढ़कर गोरे सर्जेंट के मुंह पर थूक दिया और बददिमाग गोरे ने वहीं का वहीं उसे गोली से भून दिया था। जस्सी के दादा अकाली चतरन सिंह को लोग शहीदों में गिनते थे। जस्सी का बाप कट्टर कांग्रेसी था। महात्मा गांधी का सैदाई माने कुछ होगा उग्र संबंध। खादी पहनता, नित्य नियम से चरखा चलाता, हर विदेशी चीज का बायकॉट, और फिर देश आज़ाद हो गया। तब उसे आंखों से दिखाई, कानों से सुनाई कम देता था। लेकिन तब भी जब विधानसभा के चुनाव हुए, लोगों ने उसे ही अपना प्रतिनिधि चुना। जस्सी और जस्सी का भाई अपने बाप को बस शक्ल से पहचानते थे। बाप या तो जेल में होता था या थाने वालों के कब्जे में। जब रिहा होकर आता तब कांग्रेस की सभाएं ही दम न लेने देती थी। जब बोलता धुआंधार भाषण देता और फिर एक दिन स्टेज पर यूं बोलते बोलते उसकी फूंक निकल गई। आज़ादी के आंदोलन का एक महान नेता नहीं रहा। जस्सी का भाई कट्टर कम्युनिस्ट था। जब स्वदेश कम्युनिस्ट बना, उन दिनों कम्युनिस्टों में आपसी विरोध कम होते थे। कम्युनिस्ट बस कम्युनिस्ट होते थे। कांग्रेसियों को पूंजीपतियों का पिट्ठू कहा जाता था। महात्मा गांधी को ये लोग अंग्रेज का एजेंट समझते थे। जस्सी कट्टर मार्क्सवादी थी। उसे अपने भैया की कोई बात समझ में नहीं आती थी, खासतौर पर उन लोगों का रूस के मुंह की ओर देखना। रूस से जो इशारा होता वहीं करने लगते। जस्सी अपने भाई को बिन पेंदी का लोटा कहा करती थी। बिन पेंदी का लोटा कहा करती थी। और फिर जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कांग्रेस सरकार के साथ समझौता हो गया, रूस और भारत की मित्रता की संधि हो गई, तब मार्क्सवादी जैसे और भी खफा हो गए। जस्सी ने जिस आदमी को उसने अपना जीवन साथी चुना था, वह उसे धोखा दे गया। उसकी गोद में एक बेटा देकर आंखें दिखाने लगा और सब कुछ वह सहन कर सकती थी, पर उसका पराई औरतों के साथ फिरना उसे मंजूर नहीं था। और फिर हर रोज की चिक चिक से तंग आकर उसने अपने बच्चों के बाप से अलग होना ही उचित समझा। गांव के स्कूल में उसे नौकरी मिल गई थी और वह अपना गुजारा कर लेती थी। जहां तक संभव होता वह पार्टी का साथ देती थी। बस एक अपने बेटे की याद कभी कभी उसे सताने लगती। पार्टी का काम एक तरफ, नौकरी एक तरफ, घर का काम एक तरफ, बेटे की याद एक तरफ। जस्सी सब तरफ निभाती जा रही थी। पार्टी के कॉमरेड आए दिन उसके यहाँ विराजमान रहते थे। जस्सी उनकी खातिरदारी करती। अपने रिश्तेदार, अपने पति के रिश्तेदार उसके यहाँ आते जाते रहते। जस्सी के भीतर की माँ की बस एक ही चाह थी कि उसका बेटा कभी उसे मिल जाए। उठते बैठते जस्सी बस यही सपने देखा करती। उसे दिन अभी अंधेरा नहीं हुआ था कि 4 नौजवान कंधों पर बंदूकें रखे जस्सी के घर दाखिल हुए। जस्सी का घर अलग थलग एक कोने में था। मास्टरनी, हम तुम्हारा काम तमाम करने आए हैं, भीतर घुसते ही एक ने कहा। जस्सी की ऊपर की सास
ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मेरा कसूर, किसी न किसी तरह जस्सी के मुंह से ये शब्द निकले। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम नौकरी करती हो। इस देश में नौकरियां इतनी कम है कि तुम्हारे नौकरी करने से एक नौजवान को बेकार रहना पड़ता है। तो फिर नौकरी छोड़ देती हूँ। तुम यहाँ छोड़ दोगी तो कहीं और कर लोगी। तो फिर ये सब के सब शराब के नशे में धुत थे। जस्सी को मालूम था कि उनके साथ बहस करना बेकार है। तो फिर तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी बारी है। तुम्हें गला घोट कर ही मारा जा सकता है, छुरे से भी खत्म किया जा सकता है, गोली से भी उड़ाया जा सकता है। यूं करने से जरा शोर होगा, पर कोई बात नहीं। आपको मेरे परदादा का कोई लिहाज नहीं, उसे अभी तक जनरल कहकर याद करते हैं। तुम्हें मेरे दादा की कोई परवाह नहीं, लोग अभी तक उसको पूछते हैं। तुम्हें मेरे बाप का कोई लिहाज नहीं, सारे इलाके ने उसे अपना प्रतिनिधि चुना था। तुम्हें मेरे भाई की याद नहीं, हथकड़ियों से जकड़ा हुआ था कि उसे गोली से उड़ा दिया गया था। हमें यह सब मालूम है, लेकिन फैसला यह है कि तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाए। तुम्हें एक माँ का ख्याल नहीं। अभी तो मुझे अपने बेटे से मिलना है। कब से हम बिछड़े हुए हैं। उसके लिए बहू ढूंढनी है, उसे दुल्हा बने देखना है। औरत, बेकार की बातों से हमारा वक्त ना जाया करो। अच्छा, अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हो तो किसी दिन जब मैं स्कूल से लौट रही हूँ तब कहीं चुपके से छिपकर मुझे गोली मार देना। मैं बिना फरियाद किए मर जाऊंगी, या फिर जब मैं कुएं पर पानी भर रही होऊंगी तो तुम चुपके से आकर मुझे धक्का दे देना, मैं कुएं में डूब कर मर जाऊंगी। या फिर जाड़े की किसी रात में जब मैं अंदर सोई हूँ तुम लोग घर को आग लगा देना, किसी को पता भी नहीं लगेगा और मैं भस्म हो जाऊंगी। तुम खुल्लम खुल्ला यूं क्यों जुल्म करते हो। यूं भी कोई किसी की हत्या करता है। या तो बोलती जाएगी, मिल्खे तेरे हाथ आज खुजा रहे थे, उठो अपना काम करो, और हम चलते बने। मिल्खी एकाएक जस्सी के मुंह से निकला। यह तो उसके बेटे का नाम था। और फिर मिल्खा एक बाघ की तरह कूदकर जस्सी पर टूट पड़ा। 1 2 3 बार छुरा उसने उसकी छाती में घोंप दिया। जस्सी लहू की तलैया में ढेर हो गई। जब तक कोई भी मर्द बेकार है, औरत जात नौकरी नहीं कर सकती। जस्सी के खून में उंगली डुबोकर उन्होंने एक इश्तिहार बनाया और उसे जस्सी के घर के बाहर चिपका दिया। उसके साथ ही जब यह इश्तिहार चिपका रहे थे, मिल्खा के कानों में बार बार कोई आवाज़ गूंजने लगती। मिल्खी मिल्खी मिल्खी, जैसे शहद में डूबे बोल हो। यह तो उसकी पहचानी हुई आवाज़ थी, उसके दिल की किसी तह में दबी पड़ी थी। और फिर मिल्खा अचानक खामोश हो गया। उसका भी जी चाहा कि वह फूट फूट कर रो ले, लेकिन उसकी नई पार्टी में इस तरह भावुक होना वर्जित था। जस्सी के भीतर की माँ की बस एक ही चाह थी कि उसका बेटा कभी उसे मिल जाए। उठते बैठते जस्सी बस यही सपने देखा करती। उस दिन अभी अंधेरा नहीं हुआ था कि 4 नौजवान कंधों पर बंदूकें रखे जस्सी के घर दाखिल हुए। समय को तो भेंट मेरा सारा इंतजार, अतीत के लिए था मेरी सारी यादें, केवल भविष्य के लिए जो कुछ बिना याद के बिना इंतजार के वह मेरा वर्तमान है। समय का तीसरा पहलू नहीं जीवन है, जन्म को जकड़ कर रखने के कारण मृत्यु का अभिशाप। याद सजा है संभावना की बीते हुए को न छोड़ने के कारण। समय का कोई पश्चाताप नहीं, अतीत जब आता वर्तमान को खोजने भविष्य के लिए गवाह लेकर। सीढ़ी ज्यादा मार दिया पढ़े में। इधर